हेलो। हाँ, अभी अपन कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो तुम्हें ध्यान में रखना है आगे। हाँ, एक फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि परसेंटेज कॉम्प्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अभी अपन एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल सी नॉट इक्वल टू 100 m, है ना। और मैं मानता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 10% कॉम्प्लीशन के लिए t इक्वल टू है 10 सेकेंड, है ना। तो मेरा k क्या आएगा, k इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ क्या है 10% कॉम्प्लीमेंट्स, तो a की जगह 100, a माइनस एक्स की जगह 90। के इक्वल टू आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.01। ये टाइम मैंने दिया है जानबूझकर कि 10% के लिए फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड होता है, तो इससे अपने को क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब बचा क्या, अब सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, अब सी नोट 90 है ना, टी इक्वल टू 10 सेकेंड बाद। अब मैं बोलता हूँ अगले 10 सेकेंड में क्या होगा। अगले 10 सेकेंड में क्या होगा, यहाँ a इक्वल टू 90, तो k की वैल्यू सेम रहेगी, k इक्वल टू 1/t 2.303 लॉग ऑफ a की जगह 90 और a माइनस एक्स। हाँ, तो अब देखो k a इक्वल टू 90 a इक्वल टू 90 क्यों लिया, क्योंकि अभी अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं केस, है ना। नेक्स्ट टाइम में क्या, तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, अब लेता हूँ 90 और सेम टाइम पे, तो के सेम रिएक्शन है, तो के की वैल्यू सेम आएगी। के की वैल्यू सेम जो पहले कितनी थी, पहले थी 0.01 ऑलमोस्ट, तो मैं के की वैल्यू सेम रखूँगा 0.01। के की वैल्यू 0.01 इंटू टी 10 2.303 इक्वल टू लॉग ऑफ 90 माइनस लॉग ऑफ 90 माइनस एक्स, है ना। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आती है x इक्वल टू होता है 9। अब देखो x इक्वल टू 9 का मतलब क्या हुआ, पहले 90 था, 10 t इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं 0 मानता हूँ यहाँ, t इक्वल टू फिर 10 सेकेंड के बाद क्या हो गया 90 माइनस एक्स मतलब 81। अब इन दोनों में क्या परसेंटेज क्या हुआ, 10% कॉम्प्लीमेशन, 10% कॉम्प्लीशन। अब देखो सेम सेम ऊपर क्या कर रहे थे अपन, ऊपर सेम कर रहे थे 100 से मैं 10%, 100 से 10% का मतलब 90 और टाइम लग रहा था 10 सेकेंड, है ना। यहाँ देखो, यहाँ सेम टाइम सेम परसेंटेज पे सेम टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, यहाँ भी मैं 10 सेकेंड ही कर रहा हूँ, और अपन फिर देख कैलकुलेशन के बाद पता चला कि 10% कॉम्प्लीशन हुआ है सेम टाइम पे। इससे क्या मतलब हुआ, देखो फर्स्ट के अंदर तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 100 mm, सेकंड के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 90 m। अब सेम परसेंटेज कॉम्प्लीमेंशन के लिए सेम टाइम लगा, सेम परसेंटेज कॉम्प्लीशन के लिए सेम टाइम, है ना। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे क्या प्रूव निकला कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट केस 1 में क्या था 100 था,
100 की जगह सेम अगर मैंने 10 सेकेंड माना तो 100 की जगह मेरा के की वैल्यू 0.01 आई, 10% के अंदर 10 सेकेंड लगेगी। फिर दोबारा मैंने क्या किया, सेम टाइम पे मैंने दोबारा निकाल के देखा 90 से मैंने 80 पे जाने दिया और वही टाइम गैप रखा 10 सेकेंड। तो 90 से 80 में जाने दिया, फिर 90 से 81 है ना। या फॉर एग्जांपल मैं सेम टाइम ले लेता हूँ 10 सेकेंड के लिए नेक्स्ट रिएक्शन करता हूँ मैं आगे वाला पार्ट 10 सेकेंड के लिए किया तो पता चला कि वही x = 9 आया, मतलब 90 से 81 में गया है, मतलब फिर से 10%। और यही वैल्यू 10% थी फर्स्ट के अंदर, ये देखो 10%। टाइम था t = 10 सेकेंड, यहाँ भी टाइम है t = कहाँ गया, हाँ ये रहा t = 10 सेकेंड, ये देखो इधर 10 सेकेंड है ना। तो t = 10 सेकेंड में इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ा कि सेम टाइम और सेम कंप्लीशन में, सेम परसेंटेज कंप्लीशन में सेम रिलेशन रहता है ना। सेम परसेंटेज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सेम टाइम लगेगा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। गॉट इट। तो इससे क्या प्रूव हुआ, पहले के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100 और दूसरे के अंदर थी 90। तो इसका मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। परसेंटेज कॉम्प्लीशन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब टाइम जो लिया जाता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। वही अगर मैं यही प्रूव मैं सेकेंड ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर के लिए करूँ, जैसे यही करता मैं जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर एग्जांपल C0 है 100 है ना, इससे मैंने क्या किया 90 तक ले आया है ना, t = 10 सेकेंड। और यहाँ क्या 10% हो रहा है ना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आती है, kt = क्या होता है C0 - CT। kt फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के लिए C0 - CT। अगर ये करूँगा तो k = आया 1। अब देखो सेम इसी के लिए मैं क्या करता हूँ 90 से 80 में ले जाता हूँ, 90 से 80। तो 90 से 80 के लिए टाइम निकालूंगा तो t = सेम आएगा 10 सेकेंड। अब देखो अभी मैं रेड पेन से लिखता हूँ, यहाँ परसेंटेज कॉम्प्लीशन कितना है 10%, पर यहाँ कितना है 90 - 80 अपॉन 90 × 100। ये कितना आएगा आई घंटों को, ये परसेंटेज कॉम्प्लीशन आया 11.11। तो सेम टाइम के लिए अलग परसेंटेज कॉम्प्लीशन आ रहा है ना। तो जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसका मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी तब तो डेटा ये आए। अगर मैं 90 कर देता हूँ तो डेटा चेंज हो जाते हैं है ना। इसीलिए अपन करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है परसेंटेज कॉम्प्लीशन के लिए जो टाइम लगता है। अब कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ t 0.75 अपॉन t 0.5। t 0.75 का क्या मतलब है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम, t 0.5 का मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे t का। t 0.75 के लिए क्या होता है 2.303 अपॉन k log a अपॉन a - x। क्या हो, अगर 75% कन्वर्ट हो गई तो बचा क्या 2.25 a है ना। अगर 75% कन्वर्ट हो गई तो 0.25 a बचेगा। ये तो हो गया
T.75, T.5 क्या होगा 2.303, के की वैल्यू सेम रिएक्शन के लिए सेम, लॉग ए अपॉन क्या यहाँ क्या बचेगा 0.5 है। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पे तुम्हें पता चल जाएगा T.75 अपॉन T.5 की क्या वैल्यू आएगी। हेलो तो देखो अभी हमको पढ़ना है कि जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है। रिएक्शन देखने से अपन नहीं बता सकते कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर होगी या सेकेंड ऑर्डर। जैसे फॉर ये देखो, रिमेंबर दैट ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो सीधे स्टाइकोमेट्रिक, जो रिएक्शन की स्टाइकोमेट्रिक है उसी के हिसाब से रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। जैसे यहाँ 2N2O4 फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसके अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है N2O5 की पावर 1, है ना। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये देखने से क्या लगता है सेकंड ऑर्डर, पर सेकंड ऑर्डर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, ये Br2 में चला जाता है, तो इसकी रेट क्या होगी K, Br के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर, BrO3 माइनस के रिस्पेक्ट में 1, और यहाँ H+H3O प्लस है इसके रिस्पेक्ट में 1, है ना। और सेकंड जैसे NO2CO है, तो CO की पावर 0, CO पे डिपेंड ही नहीं करती है, ये देखो सिर्फ NO2 पे डिपेंड करती है। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2Cl2, कुछ रिएक्शंस है जो तुम्हें याद रखनी है ये कि हाँ इसका ऑर्डर क्या होता है। जैसे H2Cl2 ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओजोन, ये क्या है, ओजोन से ऑक्सीजन बनना, ये था क्या है, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे O3 की पावर 2, O3 के रिस्पेक्ट में 2 है और O2 के रिस्पेक्ट में -1 है, तो टोटल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद, ये 6-7 जितने भी एग्जांपल्स है याद रखें तुम्हें। तो अब क्या आगे एक्सपेरिमेंटल कुछ कॉमन रिएक्शन है, ये तुम्हें याद रखनी है। जैसे H2Br2 के लिए रेट इस पर डिपेंड करती है, रेट मतलब फाइनल रेट का टर्म ये आती है। जैसे H2I2 के लिए ये आती है। ये 9-10 रिएक्शन है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, मतलब बहुत कॉमन रिएक्शन से। जैसे अभी मैं तुम्हें बताता हूँ रेट रिएक्शन कैसे निकालते हैं, हाउ टू डिटरमाइन रेट। हाँ, अब कुछ फिर उसके बाद आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, तो वही एग्जांपल NO2CO, वही 2-3 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। और मोस्टली रेडियो एक्टिव डीकेज होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। रेडियो एक्टिव डीकेज जो तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फिर ये Cl2O7 का Cl2 और O2 के अंदर, ये Cl2O7 से Cl2 और O2 में कन्वर्ट होना भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये जितने भी 6 रिएक्शन है ये सारी की सारी याद रखनी है, इसमें रीज़न कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा एक्सपेरिमेंट करके अपन कैसे निकाल सकते हैं रिएक्शन का ऑर्डर। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर या रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। जैसे इनिशियल रेट लॉ, सबसे पहले फर्स्ट मेथड आता है इनिशियल रेट लॉ। इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन दे रखी है AA BB + CC गिव्स प्रोडक्ट, है ना। तो अपन के हिसाब से क्या होगा K = अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल AA + CC गिव्स प्रोडक्ट में कुछ भी बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं अपने को, है ना। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल अब रेट लिखूंगा तो मैं R = क्या लिखूंगा, R मतलब रेट, K रेट कांस्टेंट। अब A की पावर स्मॉल a तो नहीं लिख सकता क्योंकि अभी मैंने ऐसे एग्जांपल दिए जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि रेट के टर्म में आए A, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ x होगा, B की जगह मान लेता हूँ y होगा, C की जगह मान लेता हूँ z होगा, है ना। तो अब देखो, अब इसे अब स्टाइकोमेट्रिक से पता चल रहा है कि A B C 3 रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब देखो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। पहले एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करता हूँ, जैसे इसने क्या कर रखा है फॉर एग्जांपल, पहले एक्सपेरिमेंट में A
बी और सी की कंसंट्रेशन मैं ले लेता हूँ A1, B1 और C1, है ना। अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल ए की कर ली मैंने A2, ए की कंसंट्रेशन चेंज कर ली और बी की सेम पड़ी रहने दी B1 और C1। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए रेट है R1, दूसरे के लिए रेट है R2। तो अब क्या करता, R1 की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। R1 इक्वल टू होगा K A1 की पावर x, B1 की पावर y, C1 की पावर z। R2 क्या होगा, K सेम आएगा एक ही रिएक्शन के लिए, K A2 की पावर x, B1 की पावर y और C1 की पावर z। अब देखो अगर मैंने R1 और R1 अपॉन R2 कर दिया तो क्या आ गया, A1 अपॉन A2 की पावर x, है ना। तब A1 अपॉन A2 की पावर x आ गया, तो अपन x के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1, नहीं दोनों तरफ लॉग लूँगा तो लॉग R1 अपॉन R2 इक्वल टू होगा x लॉग A1 अपॉन A2, या जैसे भी तुम कैलकुलेशन करोगे तो आगे निकल जाएगा x इक्वल टू R1 अपॉन R2 A1 अपॉन A2, है ना। तो x कैसे निकला, x क्या क्या सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन चेंज की। अब सेकंड मेथड में क्या करूँगा मैं, एक्सपेरिमेंट जैसे एक्सपेरिमेंट 3 में, एक्सपेरिमेंट थर्ड में मैं क्या करूँगा, A1 को A1 पड़ा रहने दिया, B1 को B2 कर लिया और C1 को C1 पड़ा रहने दिया। तो जैसे फर्स्ट के अंदर क्या था, A1 B1 C1। अब देखो मैं B की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ, है ना। वापस से मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट की रिएक्शन R1 है ही, दे ही रखिए पहले से, ये R3 है, तो मैं क्या करूँगा, इस बार क्या करेगा R1 अपॉन R3 करूँगा। ये क्या आ जाएगा, K C सारे के सारे कट जाएंगे, K और A आ जाएगा B1 अपॉन B2 की पावर y। इसी प्रकार मैं अगर मैं C की कंसंट्रेशन चेंज करूँगा तो मेरे आ जाएगा R1 अपॉन R3, R1 अपॉन R4 इक्वल टू C1 अपॉन C4 की पावर C1 अपॉन C2, C1 से C2 में चेंज किया तो की पावर z। तो तुम्हें अब x y z की वैल्यू मिल गई, x y z की वैल्यू मिल गई, तो तुम क्या कर सकते हो, रेट इक्वल टू कर दो k a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, है ना। तो ये इस मेथड में क्या करते हैं अपन, और सभी को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ एक की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं अपन, उसके अराउंड उसके अलाउंग अपन निकाल लेते हैं वो रेट। जैसे a के अलाउंग 1 है तो x की वैल्यू 1 आ गई, फिर b के अलाउंग निकाल लेंगे, फिर c के अलाउंग निकाल लेंगे और फिर तीनों जोड़ देंगे। तो अब रेट टोटल रेट कितनी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस z, है ना। इस रिएक्शन के अंदर अगर रेट रिएक्शन का इस फॉर्म में, तो नेट रेट रिएक्शन की नेट रेट क्या होगी, नेट रेट इक्वल टू x y प्लस z, है ना। फिर सेकंड मेथड आता है देखो सेकंड मेथड से पहले अपन इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, हाँ ये एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, जैसे a प्लस 5b प्लस 6c इज इक्वल टू 3l प्लस m 3m। तो इसके लिए इसने क्या कर रखा है, a b c के लिए क्या कर रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखी है। मैं इसको R1 मानूंगा, R2 R3 R4, है ना। R1 फिर क्या है R2 R3 R4। अब तुम्हें क्या करना है, पहले कंसंट्रेशन सबकी इक्वल है इसने, फिर क्या किया सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन चेंज की। तो तुम्हें सबसे पहले एक अलोंग ऑर्डर पता चल जाएगा, जैसे R01 R02 डिवाइड किया
ए का ऑर्डर आ गया 1, ए के अलोंग 1 है। फिर सेम बी के अलोंग करोगे, बी के अलोंग करोगे तो क्या, अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर सिर्फ ये बी की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है ना। एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर बी की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, तो R01 और R03 की वैल्यू, R1 और R3 का यूज़ करोगे और उससे बी की, स्मॉल बी की वैल्यू निकालोगे, उसी तरह स्मॉल सी की, तो फिर नेट रेट रिएक्शन आ जाएगा अपनी। अब सेकंड मेथड होता है मेथड ऑफ सेकंड मेथड आता है मेथड ऑफ हाफ लाइफ। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नोट की पावर 1 माइनस एन। हर कोई रिएक्शन के लिए टी हाफ की इज प्रोपोर्शनल टू सी नोट की पावर 1 माइनस एन। जैसे जीरो डिग्री के लिए क्या था, टी हाफ किस पे प्रोपोर्शनल था, टी हाफ इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू सी नोट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए था टी हाफ कांस्टेंट, जो कि था अपना 0.693 अपॉन के। उसी तरह सेकंड ऑर्डर, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नोट की पावर 1 माइनस एन। देखो जैसे एक एग्जांपल में दिया, एक nth ऑर्डर रिएक्शन, इसमें उसने दिया कि C1, तब अगर मैं कंसंट्रेशन C1 लेता हूँ तो मेरा टाइम है T1, टी हाफ लाइफ हाफ टाइम है T1। C2 लेता हूँ तो टाइम है T2। तो उसने बोल दिया कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। तो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग, तुम्हें पता है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू सी नोट की पावर 1 माइनस एन। तो तुम क्या करोगे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या करोगे, C1 की पावर 1 माइनस एन अपॉन C2 की पावर 1 माइनस एन, या इसे ये लिख सकता हूँ कि C1 अपॉन C2 की पावर 1 माइनस एन, है ना। इससे तुम क्या करो, C1 C2 दे रखा है, T1 T2 टी हाफ 1, एक्चुअली ये टी हाफ 1 और टी हाफ 2 है ना, ये दे रखा है, C1 C2 दे रखा है, तो अपने को n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। जैसे इसने एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल रिडक्शन ऑफ NO, इसके अंदर क्या है, सेम है। जैसे मैंने C1 C2 लिया है, इसकी जगह है C1 C2 की जगह है तुम्हारा और 350 और 275, और T1 T2 की जगह है 121 और 196। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो अपना n की वैल्यू आती है 3। फिर मेथड आता है यूजिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉज। देखो इसमें क्या होता है, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आप पहले जीरो ऑर्डर मान के चलो, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, और जीरो ऑर्डर के लिए देखो, मैं अभी तुम्हें 1 मिनट रुको, किसी भी रिएक्शन के लिए k की वैल्यू सेम होती है। अगर फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं कितने भी एक्सपेरिमेंट करूं, जैसे A गिव्स B, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो कितने भी एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं हर किसी एक्सपेरिमेंट में k की वैल्यू सेम आएगी हमेशा। अगर जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो k की वैल्यू आई है वो हमेशा फर्स्ट सेकंड सारे एक्सपेरिमेंट में आएगी। उसी तरह अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो भी k की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी एक रिएक्शन के लिए, है ना। तो अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि पहले मान लो जीरो ऑर्डर है, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे यहाँ रिएक्शन दे रखी है, टाइम दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखी है। टाइम t इक्वल टू 0 की बात हो रही है, T1 की बात हो रही है, T2 T3 ऐसे, C0 C1 C2 C3, है ना। तो अब इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट सबसे पहले एज्यूम करोगे जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, C0 माइनस CT इक्वल टू KT। जैसे मैं इस सेंस की बात करूँगा, फर्स्ट सेंस की, इसके लिए क्या k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी C0 माइनस C1 अपॉन T1। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड सेंस की बात करूँगा, इसके लिए k की वैल्यू क्या आएगी, C2 माइनस C1 अपॉन
टाइम डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1, है ना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर K की वैल्यू सेम है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर सेम नहीं है तो फिर दूसरी बार क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्राई करोगे। अब इसमें क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर, अब दूसरी बार मानोगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की इक्वेशन होती है अपनी 2.303 अपॉन T लॉग में A अपॉन A माइनस एक्स। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर मैं केस 1 लेता हूँ, केस 1 जिसके अंदर C0 C1 T इक्वल टू 0 T1। इसके लिए अगर मैं K की वैल्यू निकालूंगा तो K इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन T1 लॉग ऑफ A की जगह क्या है C1, A की जगह C0 और A माइनस एक्स की जगह क्या है C1, है ना। A माइनस एक्स क्या है, जो किसी टाइम T पर बची हुई कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ये दे रखी है यहाँ, तो ये हो गई C1। K की वैल्यू ये आ गई। और देखो अब मैं दूसरे काम करता हूँ, मैं करता हूँ C1 से C2 के लिए, तो उस टाइम था T1, टाइम था T2। अब मैं अगर K निकालूंगा तो K इक्वल टू सेम फॉर्मूला 2.303 अपॉन, अब टाइम क्या होगा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की चीज़ है कि टाइम, अगर मैं कंसंट्रेशन C1 से C2 के डिफरेंस में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, T1 से T2 में टाइम जा रहा हूँ, तो उसका टाइम क्या होगा T2 माइनस T1 लॉग। हाँ अब यहाँ भी समझने की चीज़ है कि अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ अगर टाइम मैंने ये टाइम डिफरेंस ये लिया है, इसका मतलब क्या है, C0 की जगह C1 काम में आएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन मैं मानूंगा C1 है और उसके बाद वाली कंसंट्रेशन है C2, है ना। तो अब देखो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक ये है। इक्वेशन 1 और 2 से K की वैल्यू सेम आई तो हुआ अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसके बाद भी नहीं आती, सेम नहीं आती, तो फिर ट्राई मारोगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो आएगी सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिखो 1/CT माइनस 1/C0। हाँ खोल दो। देखो समझने की बात है कि जैसे मैं A1 को बहुत कम ले रहा हूँ, यहाँ केस 1 ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, B1 से A1 को बहुत कम ले रहा हूँ मैं C1 से। तो अब रेट किसी टाइम पे रेट निकालेंगे तो B1 क्या होगा, B1 डैश हो जाएगा, C1 डैश हो जाएगा और A1 भी डैश हो जाएगा,
क्योंकि उस टाइम थोड़ा थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन हो गई होगी। तो अब देखो B1 डैश है ना, B1 डैश की और आर टी इक्वल टू 0 पे आर था के A1 की पावर x, B1 की पावर y और C1 की पावर z, और आर टी इक्वल टू टी पे, आर टी और ये आर टी इक्वल टू 0 पे। तो अगर मैं इसको आर टी और आर टी 0 में डिवाइड करूँगा, अगर मैं इसको आर टी अपॉन आर टी इक्वल टू 0 अगर मैं डिवाइड करूँ तो के से के कैंसिल हो जाएगा, A1 डैश अपॉन A1 की पावर x, B1 डैश अपॉन B1 की पावर y और C1 डैश अपॉन C1 की पावर z। अब ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, B1 अपॉन B1 डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नियर टू 1 होगी, C1 अपॉन C डैश की वैल्यू नियर टू 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि A1 बहुत कम है तो B1 और C1 भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो B1 और B1 डैश के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो अपन मतलब ऑलमोस्ट 1 मान सकते हैं इस चीज़ को। जैसे ये देखो, ये इस रिएक्शन के अंदर इसने क्या किया है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, इसने क्या किया, रिएक्शन दे रखी है और उसने अलग केस 1 के अंदर क्या किया, H2O की कंसनट्रेशन ज़्यादा ले ली 1 mm और CH3CO की ले ली 0.01। केस 2 के अंदर क्या किया, उल्टा कर दिया, H2O की कम ले ली और CH3CO की ज़्यादा ले ली। हाँ सॉरी, हाँ भाई देखो, केस 1 और केस 2 इसने टेबल वाइज कर रखा है। रिएक्शन किस किस में थी, CH3COF प्लस H2O रिएक्ट करके CH3COH प्लस HF बनता है ना। जैसे A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो ये देखो, ये इधर को इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, तो फिर रिएक्शन होगी। तो दोनों टाइप में इसमें क्या किया, T इक्वल टू 0 पे CH3COF की कंसंट्रेशन बहुत कम ले ली और CH2 यहाँ CH2 नहीं, H2O है, H2O यहाँ थोड़ा लिख लेना, H2O की कंसंट्रेशन 0.02 ले ली। अब T इक्वल टू 10 पे क्या कर दिया, इसकी 0.008 ले ली, CH3COF की बहुत कम ले ली और इसकी मैंने ज़्यादा ली H2O की। फिर मैंने सेकंड चेंज में क्या किया, इसकी बहुत कम ले ली और उसकी ज़्यादा लिए। तो ऐसे 2-3 चेंजेस किए, जिसे फिर मैंने एक फॉर्मूला लगाया, तो सेम मेथड किया और इससे मुझे पता चल गया कि ऑर्डर क्या रिएक्शन होगा। अगर तुम्हें ये नोट्स मिल रखे हैं तो तुम लोग ये घर पे आराम से कर सकते हो ये एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है।